मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांग और आपूर्ति के नियमों की व्याख्या कीजिए, बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होते हैं, इसके रेखा चित्र द्वारा समझाइए आपके सामने। तो मांग और आपूर्ति के जो नियम होते हैं उसको आपको बताना है और रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। रेखा चित्र तो मैंने लिए नहीं है, लेकिन मांग का नियम और आपूर्ति का नियम दोनों के दोनों नियमों को जितनी कोशिश होगी उतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो, साथ के साथ आप क्या करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो सारे के सारे कॉन्सेप्ट में फ्री में पढ़कर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो आपके सामने जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल रखे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आपको यहाँ पर कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम बताता आपके सामने कि अन्य बातें रहने पर, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। देखो सीधी सीधी बात, देखो सीधा सिद्धांत आपके सामने जो मांग का क्या सिद्धांत है। अगर कोई भी आदमी है ना, सबसे पहले उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होनी चाहिए आपके सामने, जैसे उपभोक्ता क्या है, कोई आदमी पहले जितने पैसे कमा रहा था ना, आज भी उतने पैसे कमा रहा है। उसकी पहले आईफोन खरीदने में जितनी रुचि थी ना, आज भी उतनी ही रुचि है। समझ में आ गया क्यों? अगर ये चीजें कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे एक बार के लिए। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, कोई वस्तु की कीमत बढ़ेगी। भाई पहले कोई भी आदमी है ना 2 लाख रुपए का क्या खरीदना चाहता था, आपके सामने 2 लाख रुपए की कोई आईफोन तो एक ऐसी चीज है जो लोग पैसे के लिए खरीदते हैं, इसको तो दान करते हैं, अलग गोड्स में आता है आईफोन। लेकिन आप ये समझ लो 2 लाख रुपए की उसको कोई जमीन खरीदनी थी। समझ में आ गया? 2 लाख रुपए की कोई जमीन मिल रही थी, कोई प्लॉट मिल रहा था 2 लाख रुपए में, उसकी कीमत है ना अब आपके सामने बढ़कर कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। भाई 4 लाख हो गई तो अब क्या हो गया, आदमी है ना जिसके पास, भाई काफी आदमी ऐसे थे जिन्होंने 2-2 लाख रुपए जोड़ के रख रखे थे, अब वो तो वैसे नहीं खरीद पाए क्योंकि वो तो उनके उस पास तो उतना पैसा नहीं है। साथ के साथ कुछ लोग क्या सोचेंगे, भाई ये जो आपके सामने ये जो 4 लाख रुपए बढ़े ना, मतलब 4 लाख रुपए की आपके सामने यहाँ पर कीमत कर रखी है इस प्लाट की, ये इतने रुपए का प्लाट है नहीं यहाँ पे। इतने रुपए के तो हम, इससे अच्छा तो हम 4 लाख रुपए का प्लाट या फिर 4 लाख रुपए की चीज तो कहीं पर बाजार के जो शहर होता है उसके आउटर इलाके में भी हम खरीद सकते हैं। इस गांव में खरीद कर क्या करेंगे, तो काफी लोग क्या है उसको फिर से खरीदने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि इतनी इस चीज रुपए की कीमत नहीं है, ओवर वैल्यूड है। आजकल मार्केट में सुनते होगा ना, स्टॉक मार्केट में ये जो स्टॉक था ये ओवर वैल्यूड है, जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे ज्यादा उसकी कीमत है, तो यही होगा, ओवर वैल्यूएशन हो जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं, ये इसको खरीदने में कोई फायदा नहीं है, इसको नुकसान होगा। तो जैसे जैसे कोई चीज की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घट जाती है। समझ में आ गया आपके सामने? भाई ज्यादा उदाहरण क्यों लो, आप ये समझ लो कि मार्केट में ना, मार्केट में आप घर में टमाटर लेकर आते हो, समझ, टमाटर की कीमत 100 हो गई, आपकी मम्मी क्या कहेगी, कोई बात नहीं दही घेर कर या फिर आपके सामने छाछ घेर के, दही घेर के अपन काम चला लेंगे, या फिर और कोई ऐसी चीज जो खटास लाती है, जैसे कैरी का सीजन डालता है, कैरी डाल देंगे उसके अंदर, लेकिन टमाटर नहीं खरीदोगे आप, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। 100 रुपए किलो टमाटर हो गया, बहुत कम चांस है भाई आप एकदम ही रईस बंदे हो टमाटर के साथ ही खाऊंगा, जबकि तो बात अलग है, वरना तो अधिकतर तो नहीं खरीदोगे। समझ में आ गया? कितने विद्यार्थी है जो नहीं खरीदेंगे, स्पैम कर दो एक बार, मुझे कमेंट कर दो अभी के अभी कि 100 रुपए किलो टमाटर होंगे तो आप नहीं खरीदोगे, है ना। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा, पहले मान लो कि 100 रुपए किलो टमाटर क्यों हुए, क्योंकि आपके सामने 100 जो कितना था, 10 किलो आपके सामने क्या आए थे, टमाटर आए थे, और उसको खरीदने वाले कितने थे, 100 ग्राहक थे। समझ में आ गया? तो 100 ग्राहक थे, तो इससे क्या होगा, आपके सामने टमाटर कम पड़ गए। कितने लोगों क्या है भाई, उन 10 किलो टमाटर को तो लगभग 20 लोग ही खरीद के ले गए, 80 लोगों को और जरूरत थी। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट में एक और आपके सामने बाजार में एक और लोग, एक और आदमी है, उसको पता चला कि 5 किलो तो मेरे पास बचे हैं, तो उसने क्या कर दिया, 100 रुपए किलो उसके भाव बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, सबको पता चला 100 रुपए में बेच रहा हो, तो तब क्या करेंगे, आपके सामने इसमें से सारे के जो 75 है ना, जो 80 में से क्या करेंगे, लगभग आपके सामने जो 75 लोग हैं वो ऐसे कहते हैं भाई मैं तो नहीं खरीद रही।
समझ में आ गया। 5 लोगों के घर में शादी थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इनमें से, मतलब शादी थी या कोई फंक्शन था जिनको खरीदना जरूरी था, उन्होंने 5 किलो में से क्या क्या 3 किलो टमाटर खरीद लिए। समझ में आ गया आपके सामने। अब कितने बच गए? अब ग्राहक, अब बाजार में एक भी ग्राहक नहीं है और 2 किलो उसके पास टमाटर बचे हुए हैं। अब वो क्या सोचेगा, अब ये 2 किलो टमाटर कैसे तो निकालो वरना ये गल जाएंगे, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इसकी प्राइस को कम कर देगा। क्या कर देगा, इसकी कीमतों को कम कर देगा। पहले क्या थे, 20 किलो जो आपके सामने मार्केट में जितने टमाटर थे उससे ज्यादा ग्राहक थे। अब क्या हो गए, टमाटर ज्यादा हो गए, ग्राहक कम हो गए। तो अब क्या करेगा, उसकी प्राइस घटनी शुरू हो जाती है। अगर प्राइस घटेगी तो वो 75 लोग घर पे वापस गए थे ना, वो वापस आएंगे दौड़कर कि भाई मैं भी खरीद कर लेकर आता हूं। समझ में आ गया आपके सामने। तो यही होता है, जब आपके सामने कोई चीज की प्राइस बढ़ती है, टमाटर की प्राइस बढ़ी, ग्राहक क्या हो गए, कम हो गए, मांग घटनी शुरू हो गई, और प्राइस जैसे घटी वो लोग भागकर वापस आ गए कि मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने इस प्रकार से मांग बढ़ जाती है। टमाटर वाले उदाहरण से आपके सामने समझ में आ गया ना कि सेब की कीमत बढ़ने से लोग कम सेब खरीदते हैं। तो यह आपके सामने इसका कैसा होता है, जो मांग, डिमांड होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस की। कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। विथ जो आपके सामने, भाई इंग्लिश मीडियम से विद्यार्थी हूं मैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता मुझे, विथ कर्म अनुपाती बोलते हैं साहित्यिक हिंदी में, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई डिमांड का प्राइस के अनुसार। प्राइस बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ गया आपके सामने। आई होप अच्छे उदाहरण के साथ बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया मैंने। अगले वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने आपूर्ति का। पूर्ति का नियम बताता आपके, आपूर्ति का नियम क्या बताता आपके सामने, जब बातें समान रहती हैं, मतलब लोगों के पास जितना पैसा पैसा चाहिए उतना था, रुचि जितनी चाहिए थी उतनी चाहिए थी, तो कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बाजार में उपलब्धता भी बढ़ती है। भाई छोटा सा उदाहरण बताऊं कैसे बढ़ेगी, आप कहोगे सर अगर बढ़ जाती तो कीमत घटती नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है। भाई एक साल ग्वार के भाव है वो आपको पता है कितने चले गए थे, लगभग 30-40 हजार रुपए के आसपास, 20-30 हजार रुपए के आसपास गए थे। उस समय सोना भी इतना ही था। सुना होगा अपने आसपास के जो आपके पिताजी है ना, उनसे पूछना, ये चीज बताएंगे कि जो ग्वार के भाव एक बार कितने हो गए थे, 20-30 हजार रुपए के आसपास हो गए थे, सोने के बराबर ग्वार के भाव हो गए थे। तो क्या हो गए थे, अगले साल हर आदमी ने ग्वार उगाया था। या फिर आप किसान के लड़के हो, अगर आप किसानी करते हैं आपके माता पिता, तो आपको ये तो चीज पता होगी, एक साल जैसे इस साल सरसों के ज्यादा भाव है ना, तो अगले साल सरसों ज्यादा उगाई जाती है। देख लेना, अगर अभी तक आपने ये चीज नहीं देखी ना, तो इस बार नोटिस कर रहा है ये चीज। भाई पढ़ाई का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, किताबों में नंबर लिया है बस ओहो मौज हो गई, नहीं। अपने आसपास के जीवन को भी समझा करो कि पढ़ाई जो अपन पढ़ रहे हैं आसपास के जीवन से जोड़ोगे, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। नोटिस करना, एक साल मूंगफली के दाम बढ़ जाएंगे तो देखना कि मूंगफली ज्यादा उगाई जाएगी, होता ना ऐसा आपके सामने। तो क्या होगा, अब मूंगफली के दाम बढ़े, समझ में आपके सामने, तो क्या हो गई, मूंगफली ज्यादा उगाई गई। अब मूंगफली ज्यादा उगाई जाएगी तो बाजार में मूंगफली आएगी भी ज्यादा, समझ में, तो उसकी आपूर्ति भी क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो यही है, कोई भी वस्तु की जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्या होता है, बाजार में चीजें भी बढ़ती हैं, मतलब बाजार में आपूर्ति भी बढ़ती है। क्यों, ज्यादा से भाई लोगों की क्या संभावना है कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, कैसे कमाएगा, वो वस्तु को उगाएगा जो जिसकी ज्यादा कीमतें हैं। तो समझ में आएगा, इससे क्या ज्यादा से ज्यादा बाजार में चीजें आएंगी। जब कीमतें घटती हैं तो पूर्ति घटती है, और ये कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध दिखाती है। मतलब जब कीमतें आपके सामने घटती हैं तो क्या होती है, आपके सामने आपूर्ति भी घटती है। भाई अब कोई चीज है, आप खुद उदाहरण देके बताओ, इस बार पिछली बार आपके सामने जो चना था उसका भाव गिर गया 500 रुपए, क्यों उगाओगे चने को? भाई आपको पता चल रहा भाव तो पहले से गिरा हुआ है, और उगा लेंगे तो फिर और गिर जाएगा भाव। इससे अच्छा आप सरसों उगाओगे, 1000 रुपए पहले बढ़ी हुई है। भाई घटकर घटेगी वो, 1000 रुपए उसके भाव पहले बढ़ गए, अगर घटेगी भी ज्यादा आपूर्ति से तो 500 रुपए घटेगी, 500 का प्रॉफिट तो फिर भी है। उधर पहले से वो 500 नीचे जाए हो आपके सामने क्या, चना, तो आप क्या करोगे, आप सरसों उगाओगे। तो यही है, कीमत बढ़ी तो आपूर्ति भी बढ़ी, कीमत घटी तो आपूर्ति भी घटी। तो इसका मतलब क्या होता है आपके सामने, सप्लाई होती है ना, सप्लाई मतलब पूर्ति, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, जो समानुपाती होती है। इसके बारे में पता भाई मेरे को, समानुपाती होती है प्राइस के कीमत के, कीमत बढ़ी सप्लाई बढ़ी। समझ में आ, सरसों ज्यादा उगाई भाई आपने, सरसों के दाम बढ़े, सरसों ज्यादा उगाई, प्राइस घटी, कीमत घटी, आपने सरसों कम उगाई, सरसों कम, जो क्या हुआ, कम आई मार्केट में। समझ में आ गया,
कोशिश कर रहा हूँ हर चीज आपको अच्छे से समझाऊं। कीमत बढ़ने पर उत्पादक अधिक सोना बेचते हैं ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके। ये तो चलो आपके सामने अलग चीज है। अब आपके सामने इनको वक्र के माध्यम से आपके सामने डायग्राम तो नहीं ले पाया, अगली बार से कोशिश करूंगा जोड़ने की, लेकिन फिर भी मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, बाजार संतुलन क्या होता है, छोटे वाले प्रश्नों में आएगा, अच्छे से देख लेना भाई इसको। ये मांग का सिद्धांत या आपूर्ति का सिद्धांत, एक सिद्धांत जरूर से देखने को मिलेगा। बाजार संतुलन की वो स्थिति होती है जब बाजार में किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाती है। भाई संतुलन क्या, आपके पास एक ताखड़ी है, ताखड़ी समझो, समझते हो ना आप, ऐसे तुल भाई जो न्याय वाली मूर्ति होती है उसमें जो जो लेके रखते हैं ना ताखड़ी, दो बाट, या फिर आपने कोई गांव के विद्यार्थी तो उनको तो पता, उनमें जो सामान तोला जाता था वो किस पे तोला जाता था, एक तराजू पे तोला जाता था। तराजू देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल कर लेना तराजू क्या होता है आपके सामने, समझ में आ गया। उसकी एक तरफ बाट होता है और एक तरफ क्या होता है, आपके सामने सामान रखा जाता है। तो अब क्या किया भाई, 1 किलो गेहूं का, 1 किलो का बाट रखा और 1 किलो का गेहूं रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, संतुलन बोला जाता है। यही संतुलन कहां होता है, मार्केट में भी होता है। जितनी मांग थी उतनी चीजें आ गई। भाई 10 किलो टमाटर चाहिए थे और 10 ग्राहक थे जिनको 1-1 किलो सामान चाहिए था, तो क्या हो गए, संतुलन देखने को मिल गया। इस बिंदु पर जो कीमत तय होती है उसको संतुलन कहा जाता है। मतलब इस बिंदु पर, भाई इस बिंदु पर क्या, 40 रुपए किलो टमाटर बिका, तो इसी को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जाना जाता है। मतलब जब जितनी जरूरत हो उतना ही चीजें आए आपके सामने मार्केट में, उस समय कोई चीज की जितनी कीमत होती है वही उसकी वास्तविक कीमत होती है, वही उसकी संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से उसको जाना गया। समझ में आ गया। इस पर बेची गई मात्रा को संतुलन मात्रा भी कहा जाता है। और इस प्राइस पे अगर कोई प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, संतुलन मात्रा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया, वरना तो डिसबैलेंस हो जाती हैं चीजें। निर्धारण की बात करें, मांग कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर ढलान वाला होता है, विपरीत संबंध दिखाता है, मतलब ऐसे वाला होता है इसका कर्व। ये डिमांड और प्राइस का कर्व है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है तो ऐसे होता है भाई, देख लेना। समझ में आ गया, नीचे की तरफ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। समझ में आ गया। अगला आपूर्ति वाला कर्व कैसे होता है, आपके सामने इस प्रकार से जाएगा भाई, ऐसे। सप्लाई और प्राइस वाला कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। सप्लाई और प्राइस वाला जो कर्व ऐसे बनेगा। समझ में आ गया आपके सामने। जिस बिंदु पर दोनों वक्र आपस में काटते हैं, जैसे आपके सामने ये वाला पॉइंट, इसको इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ये सप्लाई वाला और डिमांड वाला दोनों के कर्व आपस में जहां पर काटते हैं, इसको ई पॉइंट बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। समझ में आ गया, जहां जितनी जरूरत थी उतना ही प्रोडक्ट मार्केट में आया था। असंतुलन, यदि कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो पूर्ति अधिक हो जाती है, मतलब जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा अगर चीजें आ जाती है तो चीजें अधिक हो जाती हैं, और कम हो जाए तो मांग अधिक हो जाती है। इससे बाजार की शक्तियों पर क्या होती है, संतुलन किससे लाया जाता है, पैसे को बढ़ाकर या घटाकर लाया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था आपके सामने मांग और आपूर्ति का नियम, विस्तार से मैंने बताया, बाजार संतुलन को भी समझा दिया है, सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया होगा आपके सामने। अब आप पेपर में अच्छे से लिख के आ जाना भाई इन प्रश्नों को।